हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, आपका ये सेकंड पेपर होता है, 50 नंबर का होता है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आज का टॉपिक है वो है यशपाल समिति। ठीक है, यशपाल कमेटी क्या है? 1992 से 93 में इसको बनाया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है एग्जाम के तौर पे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को स्कूल छात्रों के बोझ कम करने के तरीके, ठीक, स्कूल छात्रों के जो भी शैक्षिक होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बैग हो गया, इस बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति में जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। इन्हीं के नाम पे ये समिति बनाया गया था। दैट्स क्लियर। मतलब कि जो आपका भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। जो इस समिति के अध्यक्ष थे वे थे प्रोफेसर यशपाल। समिति के अध्यक्ष के नाम पर इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति को यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे शिक्षा बिना बोझ के, मतलब एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक शीर्षक दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, ठीक है, कि ये जो यशपाल समिति था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य यही था, इस समिति को 15 जुलाई 1993 को अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में ये था कि जिसे शिक्षा बिना बोझ के, ठीक, एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक शीर्षक दिया गया। और इसमें अनेक महत्वपूर्ण संशोधन की गई जो निम्नवत हैं। तो देखिए क्या मेन इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था वो था कि पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रित होनी चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके से होनी चाहिए, ताकि इन कार्यों में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि हो सके। सेकंड, कि ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्य क्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा प्रशिक्षण का कार्य कर सके। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की समाप्ति समझा जाए। इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को खरीदने तथा प्रतिदिन घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि आप सभी देख सकते हो कि जितना मतलब छोटे बच्चे स्कूल ले जाते हैं उतना उनका बैग कॉपी किताब से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो आपका यशपाल समिति बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था, जो उनका पाठ्यक्रम हो वो कम होना चाहिए, प्लस वो जितना भी उनके पाठ्य पुस्तक हो उसको बार बार घर से स्कूल में न ले जाएं। तो यही कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की समाप्ति समझा जाए और संपत्ति समझा जाए, और इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को खरीदने तथा प्रतिदिन घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए, गृह कार्य के लिए तथा स्कूल में पाठ्य पुस्तकों व अभ्यास पुस्तकों के प्रयोग के लिए अलग से समय सारणी बनाई जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई होमवर्क या गृह कार्य न दिया जाए। जो यशपाल समिति था इसमें ये बोला गया था कि बच्चों को, प्राथमिक कक्षाएं के जितने भी बच्चे हैं उनको गृह कार्य यानी होमवर्क न दिया जाए। बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों का अधिक प्रयोग किया जाए। अगला पॉइंट ये कहता है यशपाल समिति की छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक एक नियमित
दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए तथा भाषा की पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय व बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान दिया जाए, ताकि उनको छोटे से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो छोटे से बच्चे होते हैं उनको बोझ ना लगे और वो आसानी के साथ कोई भी पाठ्यक्रम आसानी के साथ सीख जाए। ठीक है, तो ये यशपाल समिति जिनका उद्देश्य था यही था। छोटे बच्चों को होमवर्क ना दिया जाए, जो भी स्कूल की पुस्तकें होती है वो स्कूल में ही रहें। ठीक है, जब वो पढ़ने आए स्कूल में तो उन्हें बुक दे दिया जाए। इस तरीके से यशपाल समिति ने अपना कुछ पॉइंट्स दिए थे। फिर कहता है कि पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होनी चाहिए, मतलब सामान्य तरीके से। ठीक है, कठिन तथा बोझिल भाषा का प्रयोग ना किया जाए, मतलब जैसे जिस तरीके से रहते हैं उनको वैसे भी सिखाया जाए, प्लस उनका जो मातृभाषा है, ठीक है, उस तरीके से भी सिखाया जाए। फिर ये कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने के अधिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तथा अनावश्यक एवं महत्वहीन सामग्री को हटा दिया जाए, यानी जो भी मतलब उसका नीड्स नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, उस जो भी सामग्री है, ऑब्जेक्टिव, उनको हटा दिया जाना चाहिए। फिर कहता है कि यशपाल समिति के द्वारा दी गई संस्तुतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि समिति ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करके इस दिशा में एक नई दृष्टि दी है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब देखिए अगला जो पॉइंट कहता है कि प्रशिक्षु निम्नलिखित बिंदुओं पर आप प्रशिक्षु है तो आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। जैसे क्या, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही कि, और एग्जाम में यही, इसी से रिलेटेड आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन 1992 में किया गया था, ये किस मंत्रालय के द्वारा हुआ था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ था। और जो इसके सदस्य थे, इस समिति के अध्यक्ष थे, वे थे प्रोफेसर यशपाल। इन्हीं के नाम पे यशपाल समिति कहा जाता है। यशपाल समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट, डेट भी याद कर लीजिएगा, 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाए गए थे। ठीक है, अब देखिए अगला ये पॉइंट कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए शिक्षा के प्रति ध्यान देना शुरू किया। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा संबंधी जो संस्तुतियाँ दी, उससे भारत में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। और आप सभी को पता है कि प्राच्य क्या होता है, पाश्चात्य क्या होता है। ठीक है, प्राच्य वो होता है जो अपने संस्कृति से जुड़ा होता है, पाश्चात्य वो होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश तरीके से कोई भी पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को नई दिशा में मोड़ा। अब देखिए, मैकाले का विवरण पत्र 1835 ने पाश्चात्य शिक्षा का सूत्रपात किया था, और मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे लोग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में, तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था कि जो रंग रूप में तो भारतीय हो, रक्त तो उनका भारतीय हो, लेकिन जो उनका मानसिक चिंतन, विचार, जो उनकी सोच, भाषा हो, वो सब क्या हो, इंग्लिश हो, अंग्रेज हो। अब देखिए, वुड का आदेश पत्र हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। वुड का आदेश पत्र जो था 1854 ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव व सिफारिशें दी। आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई थी, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करना, प्रत्येक जिले में स्कूल की स्थापना करना तथा मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देना। और आदेश पत्र में अंग्रेजी और देसी दोनों भाषाओं का शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया। उसी तरीके से हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और उसके प्रत्येक अंग जैसे नीति संगठन, आर्थिक व्यवस्था, पाठ्य विषय, अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में अपने सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने राष्ट्रीय विकास के एक नए युग में प्रवेश किया। इस युग में भारत का जो लक्ष्य था वो यही था, निर्धनता दूर करना, कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों का विकास करना, आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग, 14 वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोठारी आयोग शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया। और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कहा गया है कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति या लिंग के भेदभाव के बिना सभी को शिक्षा सुलभ हो। और शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। 10+2 की शिक्षा की संरचना को राष्ट्रीय के सभी भागों में स्वीकार किया जाएगा। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई और उसमें संशोधन किए गए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कल डिस्कस भी किया था। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। अब देखिए, इस बाल समिति में हमने डिस्कस किया 1992 से 93 अपनी रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा बिना बोझ के हो प्रस्तुत की, जिसमें अनेक सुझाव दिए गए, जैसे पाठ्य वस्तुओं को स्कूल की संपत्ति समझा जाए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह कार्य न दिया जाए तथा पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन की प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस प्रकार इस बाल समिति ने कुछ बुनियादी मुद्दे पर चिंतन करके इस दिशा में एक नई दृष्टि दी थी। तो जो ये आपका चैप्टर था ये समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया, जितने भी टॉपिक है डेली हम वन टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो रही है गाइज। आप डेली नोट्स बनाते रहिए और ये बहुत ही अच्छा है। इतनी तैयारी ना, मतलब कुछ भी आपको सीरीज पढ़ने की या कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नोट्स बना लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस चैनल के माध्यम से कोई अच्छी जानकारी मिलती हो या इस चैनल से आप कोई भी बेनिफिट हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।